नमस्कार दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वर्ष हम आज़ादी के 75 वर्ष मना रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है। तो इसी पर आधारित प्रस्तुत है हमारा स्पेशल एपिसोड मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह। इसी पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं श्री विवेक रंजन श्रीवास्तव जी, जो कि वरिष्ठ साहित्यकार हैं, और साथ ही में हमारे साथ हैं डॉक्टर आनंद सिंह राणा जी, जो कि विभागाध्यक्ष हैं इतिहास विभाग से श्री जानकी रमन महाविद्यालय जबलपुर से। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले सर विवेक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि नमक सत्याग्रह का आह्वान कैसे हुआ और कब हुआ? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया है कृतिका जी आपने। नमक सत्याग्रह को समझने के लिए हमें उस परिदृश्य तक उतरना पड़ेगा। अगर कोई टाइम मशीन हो तो हमें 1930 के भारत में उतरना पड़ेगा, जिससे कि हम आज की पीढ़ी को ये समझा सकें कि देश उस समय अंग्रेज़ों का गुलाम था। छोटी छोटी रियासतें थीं और जो लगभग आधा भारत था वो अंग्रेज़ों के अधीन था, भूभाग की दृष्टि से देखें जी। तो उस भूभाग में जन चेतना जगाने के लिए महात्मा गांधी ने खादी को, नमक को अपना अस्त्र बना करके अपनी संकल्प शक्ति से सत्याग्रह के द्वारा एक आंदोलन खड़ा किया, एक जन समर्थन उनके साथ जुड़ा और इस तरह नमक को उन्होंने अपना हथियार बना करके आज़ादी की मुहिम छेड़ी। क्योंकि नमक एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में उपयोग हो रही है और नमक पर अंग्रेज़ सरकार ने जो टैक्सेशन किया था, जो उसका विरोध दर्ज करने के लिए महात्मा गांधी ने, बैरिस्टर महात्मा गांधी उन 1888 के जो सूट बूट में थे जी। वो कैसे धोती कुर्ते वाले और केवल धोती वाले, एक लाठी के सहारे पैदल चलने वाले महात्मा गांधी कैसे बने, इस चीज़ को समझने आज की पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक है। तभी हम उस परिदृश्य को वास्तविक रूप में आत्मसात कर सकेंगे कि नमक आंदोलन से कैसे एक आज़ादी का पूरा प्रारूप उन्होंने खड़ा कर। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने विवेक जी कि सूट बूट वाले बैरिस्टर गांधी जी कैसे धोती वाले गांधी जी बने और किस तरीके से उन्होंने दांडी मार्च करते हुए नमक आंदोलन किया और ब्रिटिश सरकार को ललकारा था। आनंद जी, आपसे जानना चाहेंगे, नमक सत्याग्रह की बात हो रही है, मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह की बात हो रही है, क्या है नमक सत्याग्रह? प्रथमतः सभी को स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं। और मैं नमक सत्याग्रह की पृष्ठभूमि की ओर आपको लिए चलता हूं। वस्तुतः बर्तानिया अर्थात ब्रिटानिया सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों से वादा किया था कि वो इनको डोमिनियन स्टेटस प्रदान करेंगी, मगर ऐसा हो ना सका। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आए और उनमें भी जो है डोमिनियन स्टेटस की बात नहीं की गई। उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ और गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। स्वराज दल का जन्म हुआ। स्वराज दल ने जो है अपनी कार्रवाइयाँ शुरू की। इसी समय क्रांतिकारी आंदोलन भी जो है मुखर होकर सामने आ गया था और साथ ही कृषक और श्रमिक उन्माद भी सबके सामने आ रहा था। कृतिका जी, बिल्कुल ऐसी परिस्थितियों में सबको इस बात की यह खोज थी कि गांधी जी कहाँ हैं। जी। जानकारी लगी कि गांधी जी मुंबई में हैं। गांधी जी को बुलाया गया और ये विचार विमर्श किया गया कि क्या हमको पूर्ण स्वाधीनता की बात करनी चाहिए। तो इसी बात को लेकर जो है आपस में विचार विमर्श चल रहा था। तभी साइमन कमीशन आ गया। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, जिसका खासा विरोध हुआ और अंग्रेजों ने चैलेंज किया कि क्या आप संविधान बना सकते हैं। माननीय मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक संविधान बना और उस संविधान को पुनः जो है रिजेक्ट कर दिया गया। तब सबको ये विचार आया कि अब हमको बरतानिया सरकार के खिलाफ कोई ना कोई आंदोलन शुरू करना चाहिए। इस संदर्भ को लेके 31 दिसंबर की सर्द रात को, जब संध्या काल हो गई थी और रात जो है टिमटिमाते तारे लेकर उतर रही थी, तभी वहाँ पर एक जो 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे लाहौर में एक अधिवेशन हुआ, जिसमें पूर्ण स्वाधीनता के प्रस्ताव को पारित करने की बात की गई। इसके बाद कृतिका जी, गांधी जी मौन हो गई और वो साबरमती आश्रम चले गए। साबरमती आश्रम से उन्होंने
जो उस समय वाइसराय इरविन था, उसको एक चिट्ठी लिखी और उसने कहा, 11 सूत्रीय मांग गांधी जी की थी, जिसमें गांधी जी ने कहा कि देखिए, आप नमक जो है कानून है इसको रद्द करिए, और जो आपका एकाधिकार है जो है वो नमक पर, वो बंद करिए। 50% जो है आप जो सेना में अधिक खर्च कर रहे हैं, सिविल प्रशासन में खर्च कर रहे हैं, उसको आप खत्म करिए। ऐसी बहुत सारी उसमें 11 सूत्रीय मांगे थी, जिसमें ये था कि नमक पर जो है आप कर खत्म करें और अपना व्यापारिक एकाधिकार खत्म करें। जी। इस बात को लेकर जो है जब बात की गई तो बड़ा खरा सा जवाब आया कि गांधी जी यदि आप सत्याग्रह करते हैं तो इसका मतलब ये है कि बरतानिया सरकार का उल्लंघन करेंगे आप। इस बात को लेकर गांधी जी ने कहा कि मैं कोई उल्लंघन नहीं करूंगा, और उन्होंने फाइनली जो है ये कहा कि इरविन साहब, मैंने घुटने के बल बैठकर आपसे रोटी मांगी थी, आपने मुझे पत्थर मारा है। मैं जो है अब आपके डंडे से चलाए गए कानून का मैं अंतिम समय तक विरोध करूंगा। और इस बात को लेकर जो है उन्होंने आखिर विचार विमर्श करने के बाद 12 मार्च 1930 को प्रातः सुबह 6:30 बजे 78 प्रतिनिधियों के साथ गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू कर दिया। और नमक सत्याग्रह के पीछे बात यह थी कि उनका कहना था कि मैं उस निर्धनतम व्यक्ति की ओर देखता हूं तो मुझे नमक सत्याग्रह दिखाई देता है, क्योंकि भारत में नमक पर बरतानिया सरकार जो है वह सबसे अधिक कमाई करती है, और बरतानिया सरकार का 10% राजस्व। जी सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि काफ़ी बड़ा आंदोलन था ये, हमारे मध्य प्रदेश का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इस आंदोलन में, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे, खासकर जबलपुर के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए जी, आनंद जी पहले आपसे जानना चाहेंगे। विवेक जी से पूछिए। कृतिका जी, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी डांडी पहुंच गए जी, और वहां पर उन्होंने जो है प्रतीकात्मक रूप से नमक कानून तोड़ दिया जी। उसके उपरांत ये 24 दिन की जो यात्रा थी कृतिका जी, इससे पूरे भारत में जो है जागरण हो गया था, और आप विश्वास करें कि बिजली की भांति ये बात चारों तरफ जो है फैल गई थी। जबलपुर जो है वह पूरे मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु था, वो इसलिए क्योंकि वहां पर ये विचार विमर्श पहले कर लिया था, और 15 सत्याग्रही जो है वो आपको बताएं अप्रैल में ही निकल गए थे जो है मुंबई, और मुंबई से पात्रों में पानी भरकर लेके आ गए थे, क्योंकि यहाँ समुद्र तो था नहीं। बिल्कुल। और जब समुद्र नहीं था तो फिर इसलिए वहाँ से ये पात्र में लेकर नमक लेकर आए, और नमक लेकर जब आए तो वो सब जगह उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया, और तिलक भूमि तलैया में जो है वो 8 अप्रैल 1930 को जो है वो नमक कानून तोड़कर यहाँ शुरुआत की। और इस तरीके से फिर सिवनी में, फिर मंडला में, फिर दमोह में, फिर सागर में, फिर बैतूल में, इस तरीके से पूरा तेजी से प्रसार हुआ, और सारे जो मध्य प्रदेश है उसमें जो है नमक कानून तोड़ा गया। बिल्कुल, क्रांति की लहर थी उस समय। विवेक जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या माहौल था, कैसा माहौल रहा होगा उस समय? देखिए कृतिका जी, अच्छा सवाल आप कर रही हैं। 1930 के परिदृश्य में आप देखें तो महात्मा गांधी एक तरफ ताकतवर सेना के साथ में अंग्रेज सरकार थी जी, दूसरी तरफ महात्मा गांधी थे जिनके पास केवल जन समर्थन था। बिल्कुल। और जन समर्थन से आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए 2 तरीके थे। एक तो क्रांतिकारी थे जी, जो, अगर हम विज्ञान का, मैं विद्यार्थी हूँ तो बात करूँ तो न्यूक्लियर फिजन, मतलब जिससे एक विस्फोट होता है, क्रांतिकारियों की ताकत वो विस्फोट थी। बिल्कुल। लेकिन दूसरा जो परमाणु का शक्ति होती है, आप हम सब जानते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूज़न, जिसमें परमाणु आपस में मिल करके एक बड़ा अणु बनाते हैं। जी। तो गांधी जी की वो ताकत थी, क्योंकि उन्होंने जन समर्थन से एक, जैसे आत्मा में परमात्मा की हम कल्पना करते हैं, दार्शनिक दृष्टि से देखें जाए, गणित की भाषा में बात करें तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन देखते हैं, तो जो इंटीग्रेशन होता है कि छोटी छोटी चीज़ों को मिला करके एक बड़ी ताकत बनना, बिल्कुल, वो महात्मा गांधी की ताकत थी। और उसके लिए एक बड़ी संकल्प शक्ति, निर्मल मन, और इस वजह से गांधी जी ने उन सूत्रों को चुना जो हर घर के में उपस्थित हैं। गाय, खादी, नमक, इस तरह की चीज़ों को उन्होंने अपना हथियार बनाया। और उस, जैसा कि अभी राणा जी ने बताया बहुत अच्छी बात, कि 24 दिन तक एक व्यक्ति पैदल चला जा रहा है जी। चल पड़े जिधर पग 2 मग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। हम देखते हैं कि लोग जुड़ते चले गए, आंदोलन विशाल होता गया, और न केवल गांधी जी के साथ जो दांडी तक की यात्रा थी समुद्र की, उस यात्रा में, बल्कि उसकी खबरों से पूरे देश में
जी। जहाँ भी ब्रितानी शासन था, एक जन आंदोलन खड़ा हो गया। जैसा अभी राणा जी ने बताया कि बॉम्बे से, चूंकि मध्य प्रदेश सीपीएन बरार राज्य था उस समय, जी। यहाँ पर समुद्र तो कहीं है नहीं, हम समुद्र में से दूर हैं, तो बिल्कुल। पानी लाया गया समुद्र का और उस जल को वितरित किया गया छोटी छोटी शहर कस्बों तक, जी। और लोगों ने अपने चौराहों पर इकट्ठे होकर के उसको एक जन समर्थन, एक नैतिक समर्थन देने के लिए उस पानी से नमक बनाया। बिल्कुल। और ये प्रतीकात्मक नमक कानून तोड़ने का तरीका था, और जिससे कि हर घर तक, ये हर महिला तक जो नमक का प्रयोग करके खाना बनाती है, जी। ये संदेश पहुंचाने में भी सफल रहे। जी। बहुत अच्छे से आपने बताया, एकता का बहुत बड़ा उदाहरण दिया आपने, फ्यूजन के बारे में जो साइंटिफिक लैंग्वेज में समझाया वो भी बहुत प्रेरित करेगा हमारे दर्शकों को। आनंद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि नमक कानून की बात हो रही है, तो नमक कानून को और विस्तार से जानना चाहेंगे। ब्रिटिशों ने खासकर नमक पर ही इतना कड़ा कानून क्यों बनाया? कृतिका जी, बरतानिया सरकार को 68 मिलियन रुपए का फायदा होता था, अर्थात बरतानिया सरकार का 10% राजस्व नमक से आता था, और नमक के उत्पादन, नमक के आयात और उसके विक्रय पर कर लगाया जाता था। और इसीलिए जो है, ये जो बरतानिया सरकार है, ये जानती थी कि नमक प्राथमिक आवश्यकता है, इसीलिए उस पर एक बार डबल कर जो है वसूलना शुरू कर दिया था। इस बात से लेकर जो है काफ़ी जद्दोजहद का वातावरण बन गया था। जी। और 6 अप्रैल को, जैसा कि हमें पता है, 6 अप्रैल 1930 को जबलपुर के सेठ गोविंददास एवं पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। तो उनके बारे में भी जानना चाहेंगे, क्योंकि इन दोनों ने ही शुरुआत की थी इस सत्याग्रह की। कृतिका जी, ऐसा है कि द्वारका प्रसाद मिश्र महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, साहित्यकार, और साथ ही वो हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और सभी आंदोलनों में उनकी सहभागिता रही है। वास्तव में देखा जाए तो जबलपुर में जी सेठ गोविंददास जी के पास वो आए, और सेठ गोविंददास जी ने मिलकर जो है वो इसको आगे बढ़ाया। मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि सेठ गोविंददास वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जीवन में कन्फेस किया कि उनके पिताश्री खुशाल चंद जी ने जो है वो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को साथ दिया था, और उन्होंने कहा कि मैं वो पाप धोना चाहता हूँ, और वो पाप धोने के लिए उन्होंने ये घोषणा कर दी कि मैं बरतानिया सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। 6 अप्रैल का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है, आपको बताऊं कृतिका जी, क्योंकि एक बहुत लंबा मार्च हुआ जी। और वो मार्च जबलपुर से तिलक भूमि तलैया से शुरू होता है और रानी दुर्गावती वीरांगनी के समाधि स्थल तक होता है। वो 20 किलोमीटर का मार्च है, जिसमें 10,000 लोगों ने जो है मार्चिंग की थी, और उसका नेतृत्व कर रहे थे द्वारका प्रसाद मिश्र जी, सेठ गोविंददास जी, विष्णुदयाल भार्गव जी, बाल मुकुंद त्रिपाठी जी, भवानी प्रसाद तिवारी जी, लक्ष्मण प्रसाद चौहान जी। इस तरह से एक बड़ा हुजूम वहाँ पर पहुंचा, और करीब 20,000 की संख्या हो गई थी समाधि स्थल में, जहाँ पर उन्होंने शपथ ली कि जब तक हम लोग जो है पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेंगे, तब तक हम लोग जो है आंदोलन को बंद नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से बताया कि वो जो दृश्य आपने अभी फ्रेम आउट करके दर्शकों को बताया, महसूस कर सकते हैं क्या क्रांति की लहर होगी तब। और द्वारका प्रसाद जी और जो हमारे सेठ गोविंददास जी थे, उन्होंने 20,000 लोगों को एकत्रित करके इतनी लंबी जो मार्च निकाली थी। इसके साथ हम विवेक जी आपसे जानना चाहेंगे, जैसे मध्य प्रदेश में और भी जिले हैं, तो किन किन जिलों का सहयोग रहा इस सत्याग्रह में, नमक सत्याग्रह में? देखिए, 1930 में जो द्वारिका प्रसाद मिश्र जी हमारे पहले मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, जब आज़ादी के बाद, लेकिन 1930 में वे युवा थे। इसी तरह से मैं 1930 में अपने परिवार में सुनता हूँ कि मेरे दादाजी उस समय एक युवा रहे होंगे, 1930 में युवा थे वो। तो मंडला में वे कांग्रेस के बड़े सक्रिय कार्यकर्ता थे जी। और प्रचारक थे। तो इस तरह से जहाँ भी ब्रिटानिया सरकार थी, मंडला, सिवनी, बैतूल, खंडवा, उन क्षेत्रों में एक जन आंदोलन खड़ा हो गया था, और वहाँ पर जो स्थानीय युवक थे, और उस समय कॉलेजेस बहुत ज़्यादा नहीं थे, इसलिए स्कूलों के बच्चे, व्यापारी, एडवोकेट्स सबसे ज़्यादा सक्रिय हुआ करते थे उन दिनों। बिल्कुल। कि जो किसी न किसी आंदोलन में लगातार जुड़ते थे। उस समय देश की कल्पना कीजिए, कहीं बिजली नहीं थी, तो इसलिए शाम होते होते आंदोलन समाप्त हो जाते थे। और जैसा कि जबलपुर के विषय में जो जानकारी है कि वहाँ पर प्रतिदिन एक अधिनायक चुना जाता था जो उस दिन का आंदोलन चलाता था, और शाम को वो गिरफ्तार कर लिया जाता था।
बिल्कुल। तो इस तरह से बहुत सारे अनसंग हीरोज़ हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनका तो नाम आ गया स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में, जिन पर बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन ये किसी जो आंदोलनकारी थे जिन्होंने नमक सत्याग्रह ही नहीं, जो दूसरे भी सत्याग्रह हुए हैं महात्मा गांधी के, स्टार्टिंग फ्रॉम चंपारण सत्याग्रह तो वहाँ की स्थानीयता पर था 1917 का, लेकिन असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह 1930 का, दलित आंदोलन 1933 का, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का, और नमक सत्याग्रह के समानांतर चूँकि मध्य प्रदेश में नमक समुद्र नहीं था तो जंगल सत्याग्रह की भी बातें हुई थी, क्योंकि यहाँ आनंद जी इसी में मैं बीच में रोक के हाँ। आपसे जानना चाहूंगी, नमक बनाया गया होगा तो सर्वप्रथम नमक किसने बनाया जबलपुर में? जैसा कि हम जानते हैं थोड़ा बहुत कि सिवनी से थे श्री दुर्गा शंकर जी, उन्होंने गांधी चौक पे नमक बनाया, तो उनके बारे में विस्तार से जानना चाहिए। देखिए, दुर्गा शंकर मेहता जी जाने माने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उन्होंने गांधी चौक पर जो है नमक बनाकर सबसे पहले गिरफ्तारी अपनी दी थी जी। दुर्गा शंकर मेहता वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने जंगल सत्याग्रह को आगे बढ़ाया और उसका संगठन किया। दुर्गा शंकर मेहता जी वो व्यक्ति हैं जब बालमुकुंद त्रिपाठी जी जो जबलपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिनको पूरे मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह के कारण 3.5 वर्ष की सजा मिली थी, उनको छुड़ाने के लिए दुर्गा शंकर मेहता जी ने गांधी जी को तार लिखा था और गांधी जी ने वो तार जो है वो लॉर्ड हडसन को भेजा था, तब जाके जो है बालमुकुंद त्रिपाठी जी की मुक्ति हुई थी। तो इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो दुर्गा शंकर मेहता जी का मध्य प्रदेश के जो है नमक सत्याग्रह में महत योगदान है। जी जी। विवेक जी, आपसे जानना चाहेंगे सविनय अवज्ञा का मंत्र क्या था? सविनय अवज्ञा का देखिए वही बात है कि महात्मा गांधी का जो मूल सूत्र था कि जब वो कोई नियम बना नहीं सकते थे तो उन्होंने नियम न मानने का जो, और उसके बिना किसी हिंसा के, अहिंसा से लोगों को एक प्रेरित करके सविनय अवज्ञा आंदोलन खड़ा किया। उनके सारे जो सत्याग्रह थे उसका मूल मंत्र ही यही था जी। कि महात्मा गांधी ने लोगों को प्रेरित करके, महात्मा गांधी पर उनकी माँ का बड़ा प्रभाव था। उन्होंने बचपन में देखा कि उनकी माँ बहुत व्रत और उपवास करती थी, तो वो महात्मा गांधी ने जब भी कोई आंदोलन खड़ा किया और उसमें कहीं अगर कोई हिंसा हुई तो उन्होंने स्वयं अपने ऊपर उसकी, जैसे चौरी चौरा सत्याग्रह हुआ था जी। उसमें भी जैसे ही हिंसा हुई महात्मा गांधी ने अनशन पर बैठ गए और स्वयं उपवास करके एक सविनय, एक विनय पूर्वक अपनी बात को प्रस्तुत करने की जो ताकत, जो संकल्प शक्ति थी उनकी, उसने ही नमक सत्याग्रह में भी उनको प्रेरणा दी और उसी के कारण एक भारी जन समर्थन पूरे देश में, मध्य प्रदेश में और हर क्षेत्र में उनको लगातार मिलता रहा। जी जी, आपने अच्छे से बताया। आनंद जी, जैसा सर बता रहे हैं ये सभी को पता था और गांधी जी जैसा सोचते थे कि विरोध से तो हल नहीं होगा और सविनय का तरीका उन्होंने अपनाया था, इसमें आप क्या जोड़ना चाहेंगे? देखिए, महात्मा गांधी का जो मूल मंत्र था इस बार सत्याग्रह था जी। और वो चाहते थे कि जैसे असहयोग आंदोलन में हिंसा हो गई थी, इस बार हिंसा नहीं होना चाहिए। इसलिए पहला मंत्र जो था उनका कि वो बात करेंगे सत्याग्रह की, जिसका मूल मंत्र होगा अहिंसा, और उसके बाद कर ना देना। ये दो उनके जो है इस आंदोलन में मूल मंत्र थे। जी जी, वाकई में कर ना देना, इसी की वजह से ये सत्याग्रह सफल हुआ और ये आंदोलन सफल हुआ। जैसा कि हम जान रहे हैं कि अभी अमृत महोत्सव हम बना रहे हैं, कई सारे अनसंग हीरोज़ को भी हाईलाइट कर रही है सरकार। इस आंदोलन में, मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह के आंदोलन में ऐसे कौन से अनसंग हीरोज़ हैं, उनके बारे में विस्तार से? जी बिल्कुल, सबसे पहला मैं नाम लेना चाहूँगा बालमुकुंद त्रिपाठी जी का, और जिसका अभी मैंने आपसे उल्लेख भी किया कि सदर में, जबलपुर में सैन्य को विघटित करने का प्रयास किया था उन्होंने और इस सत्याग्रह में शामिल करने का प्रयास किया था, जिसको एक जघन्य अपराध माना गया और उनको 3.5 वर्ष की जो है सजा दी गई थी और वो सिवनी जेल में थे और उनको जो है कांच मिलाकर थाने में दिया गया था, इसलिए आंतें कट गई थी और उनका जो है देहावसान हो गया था इसी नमक सत्याग्रह के अंतर्गत। दूसरा मैं जो है ले जाना चाहता हूँ आपको, आपने भी सेठ गोविंद दास जी का जिक्र छेड़ा ही था और वो पूरे आंदोलन में, जबलपुर के जितने भी आंदोलन थे, इवन मध्य प्रदेश के सभी आंदोलन में उनका बहुत मुख्य भूमिका रही है, जो प्रकार से भी सामने नहीं आ पाई है।
इसके साथ ही जैसे व्यवहार राजेंद्र सिंह जी हैं, जो अनसंग वॉरियर जैसे आप बात कर रही हैं, तो व्यवहार राजेंद्र सिंह हैं। लक्ष्मण सिंह चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन उनके जो पति थे लक्ष्मण सिंह चौहान, उनके बारे में अभी विस्तार से जानकारी नहीं आई है कि क्या जो किस तरीके से भवानी प्रसाद तिवारी जिनको पद्मश्री मिला, उनके बारे में भी जो है जानकारी नहीं आई है। मैं उन अनसंग वॉरियर की चर्चा भी यहाँ आपसे करना चाहूँगा जो वनवासी क्षेत्र से थे, क्योंकि एक्चुअली में मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा वनवासी क्षेत्र है। बिल्कुल। और कृतिका जी, मैं आपको बताऊं, एक तो जो है आपको सबसे महत्वपूर्ण गंजन सिंह कोरकू का मैं नाम आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि उन्होंने पूरे गौंडों को इकट्ठा करके, सहस्र गौंडों को इकट्ठा करके जो है वो बंजारी ढाल पर जो है आंदोलन शुरू किया था। रक्षित जो वन थे और घास थी उसको काटने की जो है ये लड़ाई थी, और ये द्वारका प्रसाद मिश्र ने ही इसको जो है प्रस्तावित किया था, और उसी से स्वीकारता मिलती थी कि आप जंगल सत्याग्रह कर सकते हैं। और उसी के तारतम्य में जो है एक महान जो है मूवमेंट हुआ था गंजन सिंह कोरकू का, और उसको भी इतिहास में समुचित स्थान अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है। जबकि आपको बताऊं, उसमें जो है 3 लोग मारे गए थे। कोमा गौंड की है, राम गौंड जो थे, और मकरू गौंड का जो है वहाँ पर जो है प्राणांत हुआ था, आत्मोत्सर्ग हुआ था, स्वतंत्रता के लिए बलिदान उन्होंने दिया था। इनका नाम आना चाहिए। एक और बात मैं आपसे लेना चाहूँगा कि सिवनी में जो हुआ वो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको बता रहे हैं। और इसी तरह कटनी, दमोह, यहाँ पर भी बहुत सारी बातें हुई। और ये भी मैं जोड़ना चाहूँगा आनंद जी कि प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था 1930 में। सोचिए आप कि मतलब उस समय लोकमत समाचार जो था उसे बंद कर दिया गया था। मैं थोड़ा अधिक बताना चाहूँगा, आपको बताऊँ, क्योंकि अभी जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, और वो इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि जो मूका लोहार है, मूका लोहार की आप जब बात लाएंगे, आप बात सुनेंगी तो आप खुद जो है एकदम माने उत्तेजित हो जाएंगी कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसने 400 वनवासियों को लेकर, आपको बता रहे हैं, वो आंदोलन किया। और सिवनी का डिप्टी कमिश्नर जो सीएमएन था वो अड़ा हुआ था और उसने गोली चलवा दी। उस गोली चलने में आपको बता रहे हैं, जब गोली चलाई गई तो उसमें काफ़ी लोग घायल हुए। उसके बाद इसके बाद मूका लोहार फिर आगे बढ़े, तो आगे बढ़ के ये सिवनी के आगे खवासा बॉर्डर जाने लगे, और वहाँ पर घास काटना और पेड़ काटने की बात हुई। वहाँ पर 3 महिलाओं का नाम उल्लेख करना चाहूँगा आपको, और वो जो 3 महिलाएं थीं, वो एक थी आपको बैमा दाई करके एक थी, रैना दाई करके एक थी, गुड्डो दाई करके एक थी। ये 3 महिलाएं जो है वो सामने खड़ी हो गई और इन पर दनादन गोलियां चली और इन्होंने अपना जो है आत्मोत्सर्ग कर दिया। गुड्डो दाई, जो है रैना बाई और जो है बैमा बाई, इनके प्रति नतमस्तक है। और वहीं पर जो है बिरजू गौंड का भी जो है देहावसान हुआ था। 400 व्यक्तियों को पेड़ से बांधकर सिवनी में कोड़े से पिटाई की गई थी, आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद भी ये सत्याग्रह नहीं रुका, और उनके सबके हाथ में हंसिया थे कृतिका जी। वो चाहते तो वो हिंसक हो सकते थे, लेकिन उन्होंने पूरा आंदोलन की मर्यादा रखी और वो हिंसा पर उतारू नहीं हुए। ये अनसंग वॉरियर है, इसका आज तक कभी कोई उल्लेख नहीं किया गया। बिल्कुल, इनकी जो क्रांति है वो वाकई में सराहा जा सकता है। इनकी जो हिम्मत थी उसको दाग दिया जा सकता है। विवेक जी, अंत में एक आपसे मैसेज, एक संदेश दर्शकों के लिए, क्योंकि हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो इस आंदोलन से क्या कुछ सीख सकते हैं दर्शक? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है कि आज की पीढ़ी को जब तक उस इतिहास को बारंबार दोहराया नहीं जाएगा, तब तक उनके मन में वो स्वर्णिम जो हमारा इतिहास रहा है उसके प्रति गर्वानुभूति नहीं होगी। और इसलिए एकता और शक्ति समूह के माध्यम से मैं लगातार ये काम कर रहा हूँ कि कॉलेजों में, स्कूलों में हम लोग आयोजन करते हैं, और हमारा उद्देश्य ही यही है कि जो आज हम देखते हैं वो तो हमें लगातार याद रहता है, लेकिन जो पुराना इतिहास हमारा स्वर्णिम रहा है उसको बार बार दोहराया जाए। यही संदेश है मेरा आज के युवाओं को कि जिस तरह से अहिंसा की शक्ति से देश ने आज़ादी प्राप्त की, बिल्कुल उसी तरह से आज के समय में हमारे युवा देश के विकास में अपना योगदान समर्पित करें और उसके लिए अपने इतिहास पर गर्व करें, ये आवश्यक है। जी,
बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। आनंद जी, आपने बहुत अच्छे से बताया। आनंद जी ने बहुत अच्छे से इतिहास के बारे में बताया, मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह के बारे में, जबलपुर में अनसंग हीरोज़ के बारे में, और विवेक जी ने भी हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा मैसेज दिया कि अगर हम एकजुट हो जाएं तो कुछ भी संभव नहीं है। आज़ादी की अमृत महोत्सव का एक बार आपको फिर से शुभकामनाएं देंगे, और इस आंदोलन में मध्य प्रदेश की जो बहुत बड़ी भूमिका रही है वो काफ़ी सराहनीय है। इसी के साथ हम लेंगे आपसे इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।